हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं श्रेया आपका सावल क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो लेक्चर है हमारा एनटीए यूजीसी नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, उसके रिलेटेड जो है हमारी वीडियो आप देखने जा रहे हो। जो नेट है, नेट होता है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट। आइए तो नेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। नेट नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपको कब करने को मिलता है? जैसे ही आप अपनी मास्टर डिग्री पास आउट कर लेते हो, मिनिमम परसेंटेजेस के अंदर चाहिए 55%। आपकी मास्टर डिग्री ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में हेल्प करता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो इस टेस्ट को क्रैक करते हुए। इस टेस्ट की वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम तक की होती है। बहुत सारे टेस्ट ऐसे अपने देखोगे, पी टेट, सी टेट, इनकी वैलिडिटी कुछ ईयर्स तक की होती है, समवॉट ईयर्स। बट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम तक मिलेगी। तो हम यहाँ पे आपको कोर्स करवाने जा रहे हैं। MCQ सीरीज जो स्टार्ट होंगी हमारी वो होंगी कॉमर्स रिलेटेड। यस, द सब्जेक्ट इज कॉमर्स। कॉमर्स रिलेटेड MCQs जो है हम आपको डिस्कस करवाएंगे। काइंडली आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखते आपको सिलेबस आज का जो हमारा रहेगा, सिलेबस डिस्कस करेंगे हम। सिलेबस डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे सावल क्लासेस की चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सर्च कीजिए SAAVAL सावल classes, CLASSES सावल classes, and subscribe our YouTube channel now. So मूव ऑन करते हैं हमारे नेट के सिलेबस को आज देखते हुए। सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स, कोड नंबर है हमारा 08 और टोटल मार्क्स जो इसके अंदर है नेट के अंदर दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा कॉमन पेपर, राइट, कॉमन पेपर रहेगा। और हमारा पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर। सब्जेक्ट रिलेटेड यानी अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, मैथमेटिक्स है एंड सो ऑन, ठीक है, राइट। तो हमारे ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। तो अब कॉमन सब्जेक्ट का पेपर आता है आपका 100 मार्क्स का, एंड आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर आता है 200 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आपका जो रहता है 300 मार्क्स। आपको क्वेश्चंस की बात करूं, पेपर 1 में आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस, राइट। तो टोटल पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तक का जो क्राइटेरिया एनटीए और यूजीसी के द्वारा डिसाइड किया गया है उसके अंदर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। अगर आप सही आंसर करते हो तो 2 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अगर रॉन्ग आंसर करते हो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो कॉमर्स से रिलेटेड आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पेपर 2 है आज हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, और बहुत ही जल्द आपको पेपर 1 से रिलेटेड MCQs, पेपर 1 से रिलेटेड कोर्स भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल पेपर 2 कॉमर्स को देखते हुए आइए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। कोड है 08, सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स, पेपर 2। देखिए जो हमारा सिलेबस है वो टोटल 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। देयर आर टोटल 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स मीन्स देखिए कॉमर्स के अंदर जो हमने +1 से लेकर अपनी मास्टर डिग्री यानी MCOM तक किया, वो सारा का सारा सिलेबस, सारे के सारे एस्पेक्ट, सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूडेड देखने को मिलेंगे आपको। लाइक यूनिट 1 is related to business environment, international business topic। नेक्स्ट यूनिट हमारे रिलेटेड है अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स के साथ इन्होंने एक और चीज़ ऐड कर रखी है, दैट इज ऑडिटिंग,
ठीक है। यूनिट 3 हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 4 में हमारा है बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स के अंदर, फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूनिट 5 इज रिलेटेड टू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड रहेगा हमारा ये टॉपिक। यूनिट नंबर 6 थ्योरेटिकल बेस्ड पूरी की पूरी, जिसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट सारी की सारी कवर होगी, और बिजनेस मैनेजमेंट के साथ कवर होगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 7 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 7 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखते हुए। यूनिट 8 के अंदर सारा का सारा ऑल अबाउट मार्केटिंग, यानी कि यूनिट 8 हमारी जो जुड़ी हुई है वो है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट से। यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये जो है एनटीए जब आया उसके अंदर न्यू यूनिट ऐड की गई, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर हमारे जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईटी एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, ये सारे एक्ट्स को डिटेल में पढ़ा जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, इन सारे एक्ट्स को क्या किया गया, डिटेल में किया गया। पहले ये इंक्लूडेड होते थे इन्हीं टॉपिक्स के अंदर, अब इनको अलग अलग करके एक अलग ही यूनिट बना दी गई। दिस इज न्यू यूनिट जब एनटीए ने टेक ओवर किया यूजीसी की तरफ से हमारे इस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को, तो उसके बाद ये यूनिट ऐड ऑन कर दी गई थी। एंड यूनिट नंबर 10 द फाइनल यूनिट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। आइए अब ये 10 यूनिट्स के अंदर जो जो सिलेबस कवर होगा उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। इन डिटेल्स में हम एक एक चीज़ एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो हमारा लेक्चर है ये ऑल इज बेस्ड ऑन डिस्कशन ऑफ सिलेबस। जो एनटीए द्वारा सिलेबस यूजीसी नेट की वेबसाइट पर आया है उस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए ये सिलेबस के एक्सप्लेनेशन हमने डिज़ाइन की है। एंड लेट अस डिस्कस दिस सिलेबस इन डिटेल। यूनिट 1 से शुरू कर रही हूँ मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करना। यूनिट 1 इज रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट के बाद आता है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। देखिए पॉलिटिकल एलिमेंट, फिर आता है इकोनॉमिक एलिमेंट, जो भी है पेस्टल जिसको बोलते हैं हम पेस्टल, सारा का सारा पॉलिटिकल लीगल, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बिजनेस के अंदर इंक्लूड होंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चल रहा है हमारा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारे कंट्री के अंदर हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी चल रही है, फिस्कल पॉलिसी कैसी चल रही है। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर, उसके बारे में पूछा जाएगा। लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कैसे की जाए, कंज्यूमर को वॉयलेट होने से कैसे बचाया जाए, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद आता है फेमा से रिलेटेड है एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, और उनका बिजनेस पे क्या इन्फ्लुएंस है, बिजनेस का उन पे क्या इफेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक ऐड हुआ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है बिजनेस के साथ साथ, बिजनेस के प्रॉफिट के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, हमें सोसाइटी का भी सोचना है, थिंकिंग अबाउट सोसाइटी, नॉट ओनली योर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कुछ शेयर हम किसके नाम करें, कुछ हिस्सा हम सोसाइटी के नाम करें, कुछ सोसाइटी को सर्व करें अपने प्रॉफिट में से। सो दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मेंबर होने के साथ साथ आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना, तो ये एक टॉपिक ऐड ऑन किया गया। बिजनेस एनवायरनमेंट में बस इतना ही। उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमने इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, स्कोप क्या है उसका,
फिर उसके बाद मीनिंग क्या है, मीनिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। फिर पॉलिसी आई एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना। ग्लोबलाइजेशन कब आई, फिर अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर होना है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर होने के लिए क्या कुछ चाहिए, तो उसके बारे में था, सिलेबस में मेंशन किया हुआ। जस्ट मिनट, यस। तो मोड्स ऑफ एंट्री, जो मैंने अभी बोला कि बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। फिर सिलेबस के अंदर एक और चीज़ मेंशन है, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कौन सी थ्योरीज डेवलप की गई और गवर्नमेंट किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटरफेयर करती है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम गवर्नमेंट का क्या रोल है। नेक्स्ट इज बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल, बैरियर्स मीन्स कि रुकावटें क्या क्या आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, टैरिफ से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड एंड नॉन टैरिफ। उसके बाद इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रेजेंट सिनेरियो एंड सिनेरियो बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसी के साथ साथ जो है वो है, उसके बाद आता है एफडीआई। एफडीआई एक रूट है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हो। एफडीआई के बाद आता है एफपीआई। फिर कितनी टाइप्स की एफडीआई होती है, क्या कॉस्ट पड़ती है एफडीआई की, क्या बेनिफिट्स हैं, फिर एफडीआई का लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडिया के अंदर किस टाइप की एफडीआई पॉलिसी को अपनाया गया है, उसके बारे में। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में स्टडी किया गया। फिर कुछ ऐसी यूनियंस हैं, कुछ ऐसी रीजनल यूनियंस बन रखी हैं, कुछ ऐसे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं इंडिया ने, उसके बारे में, लाइक एशियान, सार्क एंड नाफ्टा, यूरोपियन यूनियन, ये सारों के बारे में, कब फॉर्म हुए, कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है एंड सो ऑन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, यू UNCTAD, ये सारे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फंक्शंस क्या हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या एग्रीमेंट्स किए, लाइक गैट एग्रीमेंट, ट्रिप्स, ट्रिम्स, इन एग्रीमेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 आती है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग से स्टार्ट होकर हम डीप अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे और उसके बाद एक अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग एस्पेक्ट को जो है उठाएंगे। अब अकाउंटिंग को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक जो अपने +1 में पढ़ा वहाँ से शुरू होती है हमारी अकाउंटिंग। प्रिंसिपल, कंसेप्ट, पॉस्टुलेट्स हो गए, हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स आ गया। पार्टनरशिप किस वे में करते हैं, पार्टनर की एडमिशन, पार्टनर रिटायर कब कैसे होगा, पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या अकाउंटिंग के अंदर चेंज आएगा, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है या पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो किस तरह से अकाउंट्स बनाने हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हमारा आएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर यानी कंपनी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अकाउंट्स, उसके अंदर इस शेयर्स का इशू होना, फीचर होना और री इशू होना। फिर कंपनी की लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो किस तरह से अकाउंट्स होंगे। इसके बाद एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स अगर कोई कंपनी एक कंपनी को एक्वायर कर लेती है या फिर दो कंपनीज का मर्जर हो जाता है। अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कुछ कंपनीज रिकंस्ट्रक्ट भी होती हैं, अपने पुराने जो है एसेट्स लायबिलिटीज़ को डीमर्ज करके क्या कर लेती हैं, वो रिकंस्ट्रक्ट कर लेती हैं। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स के बारे में आएगा। फिर सेपरेट, ये सारा था, ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड, ये था पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ये कंपनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। एंड नाउ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर जो टॉपिक्स मेन रहेंगे वो हमारे होंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड, ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, प्रोसेस कॉस्टिंग इसके अंदर आएगी। इसके अंदर कुछ कॉस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे लाइक
एक्ट एबीसी, एबीसी कंसेप्ट, जेआईटी जस्ट इन टाइम, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, ये सारे कॉस्टिंग के एक क्या है डिसीजन मेकिंग एलिमेंट्स है कि कॉस्टिंग किस तरह से करनी है हमें। तो अकाउंटिंग और ऑडिट, अकाउंटिंग के बाद आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कैसे करना है। रेशियो एनालिसिस हमने +2 क्लास में पढ़ा, फंड फ्लो एनालिसिस हमने बीकॉम में पढ़ा, कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ा, उसके बारे में आएगा। फिर एक न्यू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग जो कि इंडिया के अंदर पॉपुलर इतनी नहीं है, वो है 3 मेन। वो कौन कौन सी है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इनके बारे में ब्रीफ में आपको पढ़ना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अ लिटिल बिट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, लिटिल बिट ही है, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। ऑडिटिंग के अंदर आपका ऑडिटिंग क्या होती है, कितनी टाइप की ऑडिटिंग है, वाउचिंग क्या होती है, वेरिफिकेशन कैसे करना है अपने एसेट्स को, वैल्यूएशन कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, और कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, इनके बारे में। कुछ ऑडिटिंग के रीसेंट ट्रेंड्स का, कौन कौन से फील्ड में ऑडिटिंग जो है अब आ चुकी है, उसके बारे में ब्रीफ में है। मैनेजमेंट ऑडिट कैसे करना है, एनर्जी का ऑडिट कैसे होगा, एनवायरनमेंट का, सिस्टम्स का ऑडिट एंड सेफ्टी का ऑडिट। ये सारे ऑडिट्स जो हैं ऑडिटिंग की फील्ड में न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में इनके बारे में बताना है। एंड इसी के साथ हमारी यूनिट 2 ओवर। थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसके अंदर अकाउंट्स बहुत डिटेल में होगा, ऑडिटिंग हालांकि इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में इन्होंने नहीं डाली है। नेक्स्ट एनटी ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया उसके अंदर यूनिट 3 आती है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स। बड़ी ही सिंपलेस्ट यूनिट, आपने सभी सारा का सारा कुछ भी इसके अंदर न्यू एलिमेंट नहीं है, आपने +2 या बीकॉम तक इसमें पढ़ा हुआ होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले मीनिंग हो गया, स्कोप हो गया, बिजनेस फॉर्म की क्या ऑब्जेक्टिव है, लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। फिर उसके बाद कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाता है, एवरेज और रेवेन्यू, रेवेन्यू कॉस्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इसके अंदर कवर हो जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे एनालिसिस करना है, 2 तरीके से एनालिसिस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, वन इज यूटिलिटी एनालिसिस, अदर वन इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ जाता है इसके अंदर कवर। कॉस्ट के बारे में मैंने बताया, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, दोनों तरह के कर्व्स जो हैं इसके अंदर कवर होंगे। फिर मार्केट में प्राइस किस तरह से डिटरमाइन होना है और डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं मार्केट की, उसके बारे में बताया गया है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, अलीगोपली, मोनोपली और इनसे रिलेटेड मॉडल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में डिटेल में। फिर प्राइस कैसे डिसाइड करना है, प्राइसिंग की क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, प्राइस स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। ये यूनिट वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट यूनिट। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 इज रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो चीज़ें कवर होती हैं वो है कहाँ कहाँ से हम फाइनेंस को ला सकते हैं बिजनेस के अंदर, कौन कौन से सोर्सेज हैं फाइनेंस के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की क्या कॉस्ट पड़ती है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना है हमने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड क्या डिसीजंस, कौन से प्रोजेक्ट हमने लगाने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़नी है। कुछ कन्वेंशनल टेक्निक्स, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं बजट, कैपिटल बजटिंग के एनालिसिस की, वो पढ़नी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे डिविडेंड डिसीजन लेना है उसके बारे में। फिर रिस्क और रिटर्न, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो उसके अंदर कितना रिस्क है और कितना रिटर्न आएगा, उसके उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन, एसेट्स की सिक्योरिटाइजेशन कैसे करनी है उसके बारे में। इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरी सिस्टम हमारा कैसे चल रहा है उसके बारे में पढ़ना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट के बारे में है, हेजिंग टेक्निक्स कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ना है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं
जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की टेक्निक्स। तो यूरो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जीडीआर्स एडीआर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल आर्बिट्रेज, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग कवर होगी। और इसी के साथ हमने 4 यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री रहेगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के कोई चार्जेस नहीं है। जस्ट यू नीड टू टाइप योर नेम, लाइक माई नेम इज़ श्रेया, आई एम टाइपिंग माई नेम, और उसके साथ आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, लाइक माई सब्जेक्ट इज कॉमर्स, और आपको सेंड कर देना है नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर 9551700092 या फिर 9551700093, किसी भी नंबर पर आप मैसेज सेंड कर सकते हो। आपको फ्री ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और यूजीसी नेट के एमसीक्यू से रिलेटेड, यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन, ऑल अबाउट यूजीसी नेट आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर फ्री। यस, मूविंग ऑन टू यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या कहते हैं? बिजनेस स्टार्ट एंड रिसर्च मेथड। ये ऑल अबाउट क्या है? स्टार्ट के बारे में है और रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में है, जिसके अंदर आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएंगी, यानी कि मीन, मीडियन, मोड की जानकारी दी जाएगी। डिस्पर्शन की क्या टेक्निक्स हैं, क्यूनेस के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद कोरिलेशन, कोरिलेशन के क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा, एक्सपेरिमेंट रैंक मेथड एंड सो ऑन। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की क्या अप्रोचेज हैं, बेस थ्योरम के बारे में बताया जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कुछ रिसर्च के कंसेप्ट हैं, रिसर्च क्या है, रिसर्च की कितनी टाइप्स की रिसर्च है, ये रिसर्च मेथडोलॉजी के रिलेटेड स्टार्ट हो गया। रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, कौन सा मेथड ज़्यादा कहाँ पे अप्लाई होगा उसके बारे में। नेक्स्ट, डाटा को क्लासीफाई कैसे करना है, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के क्या मेथड्स हैं, सैम्पल कैसे सेलेक्ट करना है, सैम्पल को एस्टिमेट कैसे लगाना है, सैम्पल को सेलेक्ट करने के मेथड्स, प्रोबेबिलिटी मेथड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, और सैम्पल सेलेक्ट करते टाइम किस टाइप के एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस होता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप क्या करते हो, अज्यूम कर लेते हो रिसर्च करने से पहले। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आपने हाइपोथेसिस उठाया वो कितना सही है, आपकी जो जनरलाइज स्टेटमेंट है वो कितनी सही है कितनी गलत है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वेरियस टेस्ट्स हैं जिनके नेम डिफाइन किए गए हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर एंड यू टेस्ट, और उसके बाद आता है रैंक कोरिलेशन टेस्ट, एंड लास्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट कैसे आपको लिखनी है अपनी रिसर्च करने के बाद, उसके बारे में बताया गया। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दो एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर किए गए हैं, एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बड़ा ही सिंपल, बड़ी ही स्कोरिंग यूनिट, जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, डेलीगेशन क्या होती है अथॉरिटी की, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मोटिवेशन के रिलेटेड थ्योरीज और कंसेप्ट, लीडरशिप के रिलेटेड थ्योरीज और कंसेप्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ना है। और उसके बाद यूनिट आती है HRM। HRM के अंदर आपको पढ़ना है रूल ऑफ HRM, फंक्शंस ऑफ HRM, यानी बेसिक सारा रूल, फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, टेक्निक क्या है एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने की, ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग की टेक्निक्स, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स, डेवलपमेंट कैसे करनी है, एंड सक्सेशन प्लानिंग यानी फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। इसके अलावा
HRM में जो आपको देखने को मिलेगा वो है टॉपिक कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपने एम्प्लॉय की जॉब को इवेल्युएट करना है, किस किस टाइप के इंसेंटिव्स और फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को। फिर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल, यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे, जिसके अंदर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करना है वो आ जाएगा। फिर वर्कर्स का क्या रोल है मैनेजमेंट में, वर्कर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट, उसके बारे में पढ़ना है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के अंदर परसेप्शन, एटीट्यूड क्या है, इमोशंस, ग्रुप्स डायनेमिक्स, पावर, कन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट कैसे जाता है, नेगोशिएट कैसे करती है मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल से, उसके बारे में। और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती जा रही हैं एंड उसके अंदर जो वर्कलोड है वो बढ़ता जा रहा है। उस लोड को मैनेज कैसे करना है वर्कलोड को, तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का पढ़ना, ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, किस किस लाइक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर्स से रिलेटेड लोग आते हैं, तो उसको उनको अडेप्ट करना एक कॉमन कल्चर में, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में वो कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये कंसेप्ट कवर किए गए हैं। इसी के साथ यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर ओवरव्यू दिया गया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, कि हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे रन करता है, कौन कौन सी मार्केट्स हैं हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, लाइक कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट्स, उसके बारे में पढ़ना। फिर इसके अंदर बैंकिंग नाम है तो बैंक्स के बारे में आ जाता है, कितने टाइप्स के बैंक्स हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बैंक्स हैं, कितने बैंक्स हैं, क्या हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ कहाँ, वो सारा आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, इसके बारे में सारा आ जाता है, क्या क्या फंक्शंस हैं। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में और क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है उसके बारे में। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कैसे मैनेजमेंट करना है, एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, लाइक मैंने अभी बोला मनी मार्केट के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट के अंदर मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, कैपिटल मार्केट को करता है सेबी। तो इसके बारे में गवर्नमेंट की कौन सी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उनके बारे में ब्रीफिंग में है, तो कुछ ये कंसेप्ट कवर होते हैं। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेनली 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, यानी जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हर तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता है उसके बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर की क्या रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, और बैंकिंग सेक्टर में डिजिटाइजेशन यानी ऑनलाइन सारी चीज़ें आई हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज सारी ऑनलाइन हैं, हमने सभी ने जनरली पढ़ा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अपनी जनरल नॉलेज के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये सब हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसके साथ ही बैंकिंग के साथ एक स्मॉल टॉपिक है दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप के हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या काम है, रिस्क को कवर करना, रिस्क को मिनिमाइज करना। तो रिस्क की क्लासिफिकेशन और रिस्क की मैनेजमेंट कैसे करनी है उसके बारे में है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड करते हैं इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क। री इंश्योरेंस क्या होता है, कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, दैट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, और उसका क्या रोल है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर उसको डिफाइन किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद आती है यूनिट नंबर 8 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर बड़ा ही स्कोरिंग है ये भी, ऑल थेरेटिकल। मार्केटिंग, मार्केटिंग की क्या अप्रोचेज हैं, मार्केटिंग की क्या चैनल्स हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स यानी कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी मार्केट को डिवाइड कर दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग,
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे होता है। एक नया प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में लाना है तो उसके क्या जो स्टेप्स रहेंगे, प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है, प्रोडक्ट की इमेज कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। प्राइसिंग का डिसीजन कैसे लेना है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। प्राइस की पॉलिसीज़ कौन कौन सी और प्राइस को डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन से रिलेटेड कि प्रमोशन का क्या रोल है, हम प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। जब तक हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे ही नहीं कस्टमर को, पब्लिक को, तो हमारा प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। प्रमोशन के मेथड्स लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन के क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है, वो सारा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, कौन सा चैनल यूज़ करें, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बिहेव, क्या प्रोसेस है कंज्यूमर के बाइंग की, लाइक पहले इंटरेस्ट जनरेट होता है, फिर वो खरीदना चाहता है, फिर रिपीट करता है अपने डिसीजन को एंड सो ऑन। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, इसके रिलेटेड। फिर सर्विस कैसे, मार्केटिंग सिर्फ गुड्स की नहीं होती, सर्विसेज की भी होती है, तो सर्विसेज की मार्केटिंग। फिर न्यू ट्रेंड्स इन मार्केट, सोशल मार्केटिंग आ रही है आजकल, ऑनलाइन मार्केटिंग आ रही है, ग्रीन मार्केटिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करो, ये वो। तो डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग, ये नहीं कि मार्केटिंग का काम ये नहीं कि सिर्फ एक बार कस्टमर बढ़ा लिया ठीक है, कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को अपने मार्केट में रिटेन करके रखना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद लॉजिस्टिक की मैनेजमेंट, गुड्स की मैनेजमेंट, वेयर हाउस के अंदर किस तरह से गुड्स को मैनेज करना है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 9th यूनिट जो मैंने आपको बताया था, न्यू यूनिट है, इसके अंदर सारे एक्ट्स के बारे में बताया गया। फर्स्ट एक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैपेसिटी क्या है पार्टिसिपेंट्स की, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो क्या रेमेडीज आपको करनी पड़ती हैं, और कासी कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके बारे में। कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट एक्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अंदर क्या क्या एग्रीमेंट है, सेल के एग्रीमेंट क्या है, सेल का राइट्स क्या है, अनपेड सेलर के, बायर्स के क्या राइट्स है, और डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्प्टर। इसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर को अवेयर रहना चाहिए कि उसके साथ कोई धोखा ना हो, राइट। नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। दैट आर ट्रांसफरेबल, उसे नेगोशिएबल बोला जाता है। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन कैसे करनी है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाते हैं तो उनकी लाइबिलिटी को कौन डिस्चार्ज करेगा, इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है कंपनीज एक्ट, कितने टाइप्स की कंपनी है, कैसे फॉर्मेशन होती है कंपनीज की मीटिंग कैसे होती है, और कंपनीज को वाइंड अप करना है तो क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वैसे तो हमें पता है पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन एक न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप आई है जिसके अंदर लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो उस टाइप की फर्म को क्या बोला जाता है, उस टाइप के बिजनेस को, उस टाइप की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे फॉर्म होती है इंडिया के अंदर, वो है। फिर आता है कंपटीशन एक्ट 2002, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उससे रिलेटेड प्रोविजंस। आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर क्राइम्स, पेनल्टीज कौन कौन सी लगती है अगर साइबर क्राइम हो जाए तो, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस एक्ट के, क्यों बनाया गया था, क्या क्या प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड वो। फिर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इससे रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सेफ रख सकते हो, आप अपने जो भी है आपका, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिजनेस है, कोई बुक है, कोई आपका म्यूजिक है, कोई धुन बनाई है अपने, उन चीज़ को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी
चोरी ना हो जाए। तो उसके लिए पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं और नए इश्यूज क्या है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। उसके बाद जीएसटी, सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या प्रोविजन है, जीएसटी के बेनिफिट कैसे इम्प्लीमेंट किया गया उसे हमारे इंडिया के अंदर, और डुअल जीएसटी कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताया गया है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये न्यू यूनिट ऐड की गई है। फाइनल यूनिट इज लास्ट यूनिट, इनकम टैक्स, जिसके अंदर इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, कौन कौन रेजिडेंट कहलाएगा, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है, एग्जम्प्टेड इनकम यानी जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो इनकम्स कौन सी है, टोटल इनकम वेरियस हेड्स के अंदर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसी इनकम्स हैं और भी, टोटल 5 तरह की इनकम्स होती हैं। तो उन सारी इनकम्स को ऐड करके क्लब करके हम क्या कर सकते हैं, अपने हमारे टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या क्या डिडक्शंस मिलती हैं 80C to 80U जो हमें डिडक्शंस मिलती हैं, जिसमें से हम अपने इनकम ग्रोस टोटल इनकम में से जिनको माइनस कर सकते हैं। इंडिविजुअल की असेसमेंट कैसे करनी है, हम अपनी इनकम्स को क्लब कैसे कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, डबल टैक्सेशन, और इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, प्राइसिंग को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके रिलेटेड आया हुआ है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जो कि लीगल है, कॉर्पोरेट टैक्स इवेजन नहीं करनी, टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स को अवॉइड नहीं करना, टैक्स को एवेड नहीं करना। क्या कर सकते हो, टैक्स को प्लान कर सकते हो बाय अवेलिंग डिडक्शंस। कंसेप्ट्स, इसकी सिग्निफिकेंस, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, किस किस बिजनेस सिचुएशन में कौन कौन सी टाइप की टैक्स प्लानिंग को यूज़ कर सकते हैं, मेक और बाय डिसीजन, ऑन और लीज डिसीजन, रिटेन और रिन्यूअल डिसीजन, शट डाउन और कॉन्टिन्यू डिसीजन। ये सारे डिसीजन हम किसके बेस पे ले सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के ऊपर। कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड हैं, या फिर टीडीएस क्या होता है, एडवांस पेमेंट कैसे होगी, और इनकम टैक्स की रिटर्न्स कैसे, ई रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, उसके बारे में है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स डिजाइन्ड बाय एनटीए। 10 यूनिट्स हैं, ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है बट उन्होंने ऐसे डिफाइन किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस एक यूनिट में से आएंगे। तो 100 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 200 क्वेश्चन का हमारा 200 मार्क्स का हमारा पेपर डिज़ाइन हो जाता है। सो इसकी जो रैंकिंग है वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाता है। इसी के साथ नेट के साथ एक और चीज़ है JRF, वे टू JRF। JRF इज़ नथिंग, JRF और नेट का पेपर बिल्कुल एक ही होता है, कॉमन होता है। JRF इज़ जस्ट जूनियर रिसर्च फॉर फेलोशिप। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके साथ साथ आपको PhD करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, 31,000 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप देती है PhD करने के लिए। दैट इज़ JRF, नथिंग मोर देन दिस मच, ठीक है। तो अगर आपको JRF या नेट क्वालिफाई करना है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हम इसी के साथ आज हमने सिलेबस डिस्कशन किया। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ईच टॉपिक। हर एक टॉपिक के हम एटलीस्ट जो है पर डे 30 MCQs 40 MCQs डिस्कस करेंगे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टू कोचिंग्स in Savar classes, you can contact now 9551700092, 9551700093। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी हरी अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।